MCQs ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में जो है वो MCQs ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और MCQs से रिलेटेड जितने भी उसमें बेसिक्स लगेंगे उनको भी हम लोग वहीं देख लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप इस सेशन को उन भाइयों के साथ यानी उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, ताकि उनका कुछ यहाँ से हेल्प हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो फटाफट से एक बार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो पहला सवाल है, इसका आंसर आपको सबसे पहले क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, हालांकि ये सवाल कुछ है नहीं, क्या है, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम होगा। चाहे आपको गुणात्मक प्रतिलोम पूछे या तो फिर व्युत्क्रम पूछे, बात बराबर है। ठीक है, ये दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, गुणात्मक प्रतिलोम या तो फिर व्युत्क्रम। ठीक है, अब इसमें जो है सो इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा, अगर a का गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो क्या होगा, 1/a। ठीक है, क्या होगा, 1/a। लेकिन अगर 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो इसका क्या होगा, a। ठीक है, अभी सवाल में भी आएंगे, जैसे इसका अगर एक एग्जाम्पल लें तो यही एग्जाम्पल लेंगे तो 7, तो 7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/7। ये तो ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर सही है। लेकिन अगर कभी 1/a पूछ देगा तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 7। जैसे ऐसे सवाल आ सकता है कि a की जगह यहाँ 7 लिखें तो यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, 7। ठीक है, अगर कभी इस तरह से पूछ दिया कि a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, है ना, a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि सवाल ऐसे बना सकता है कि 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका रिवर्स कर देना, यानी b/a, b को ऊपर और a को नीचे। ठीक है, अंश हर में बदल जाएगा और हर जो है वो अंश में बदल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तो इसका क्या होगा, 4/3। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव नंबर। अगर नेगेटिव नंबर के बारे में पूछेगा तो जैसे -3, तो -3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/-3। या फिर आपको ऑप्शंस में -1/3 ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, या -1/3, लेकिन ज़्यादातर आपको इस तरह से ही मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। अगर इसी तरह से मान लेते हैं कि -1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ देगा तो क्या होगा, -4। ठीक है, ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ जो 1/4 है तो इसका क्या हो जाएगा, 4/1। एग्जाम में आपको ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है, या तो सिर्फ -4 भी लिख सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नंबर के नीचे अगर 1 है तो उसको हम लोग नहीं भी लिखते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इस तरह से पूछ देगा कि -3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या होगा, 5/-3। ठीक है, सही जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो यही होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको एग्जाम में कभी कभी -5/3 भी दे दे। ठीक है, तो इस ये भी सही है और ये भी सही, क्योंकि माइनस जो है, अगर एक माइनस है तो ऊपर नीचे यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये रहा पहला सवाल, और इस सवाल से रिलेटेड ये सारे कंसेप्ट। ठीक है, अगला सवाल होगा, 7 का व्युत्क्रम होगा। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो यही सवाल है दोनों। ठीक है, 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/7, तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, ए ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना, यहाँ बॉक्स में क्या होगा, यानी रिक्त स्थान में होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि अगर a गुना b बराबर होगा b गुना a। ठीक है, तो इसका मतलब ये बराबर होने के लिए हमें a और b दोनों साइड चाहिए, क्योंकि यहाँ a गुना b है, तो यहाँ भी हमें क्या चाहिए, a गुना b। हालांकि इसमें क्या किया, जस्ट यही प्रोसेस है, अगर a को मान लें -8/7, ठीक है, गुना, और 21/12 बी को मान लें, तो यहाँ भी क्या है, 21/12 ही है। ठीक है, तो ये हमारा b था 21/12 पूरा, और ये हमारा b यहाँ 21/12, तो हमें क्या चाहिए, a। तो a की जगह में यहाँ क्या रखें, -8/7, तो इसका मतलब यहाँ गुना क्या होगा, -8/7। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है ना। चलिए, तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है,
12/25 भागा खाली स्थान बराबर 13/5 रिक्त स्थान में होगा। यानी ये जो आपको रिक्त स्थान दिख रहा है वो क्या होगा, यहाँ ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 13/25 भागा यहाँ क्या होगा, जो कितना है 13/5। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि ऑप्शन को इसमें रख दीजिए, आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर देखें तो 13/25 है, ठीक है। अब ये भागा है तो भागा रहने देते हैं। अब अगर पहला ऑप्शन हम लोग देखें तो क्या है 1/13, तो यहाँ 1/13 रख देते हैं। राइट साइड में क्या है 13/5, तो इसका मतलब ये है कि इसको सॉल्व करके क्या आना चाहिए, 13/5 हमारा रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है कि अगर 13 इसको 25 लिखेंगे और ये भागा को जब हम लोग गुना में बदलेंगे तो ये क्या होगा 13/1 होगा, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो 13 × 13 क्या रहा है 169/25, जबकि हमारा राइट साइड में क्या है 13/5, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। अगर दूसरे ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ें तो यहाँ 13/25 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय खाली स्थान की जगह क्या रखेंगे 1/5, तो यहाँ रख देते हैं 1/5, ठीक है। अब ये 13/25 होगा। अब भागा की जगह जब हम लोग गुना में इसको बदलेंगे तो ये क्या होगा 5/1 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 से कैंसिल होगा, 5 एकम 5 और 5×5 = 25, ये गुना आपको सभी लोग को आता ही होगा, ठीक है। तो ऊपर गुना होगा 13 × 1 तो 13 आ गया, और नीचे होगा 5 और ये गुना 1 तो कितना हो जाएगा 5, तो 13/5 यहाँ भी आ रहा है, और इधर भी राइट साइड में क्या है 13/5 ही है। तो इसका मतलब ये है, तो इसका ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन क्या होगा बी, ठीक है। अब आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, अब जहां हमें ऑप्शन मिल जाएगा सही उसके आगे हमें सॉल्व करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये आप सभी को पता होगा कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हम लोग बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किए हैं, तो क्या होगा 1/5, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए नेगेटिव नहीं है तो माइनस वाला ये नहीं होगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है, क्या पूछ रहा है कौन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखें तो -1/3 और ये क्या है 1/2, तो 1/2 = 0.5 के आसपास है, ठीक है। और ये क्या है -0.33 के आसपास है, ठीक है। ये 3 को जब 1 से भागा देंगे तो यहाँ क्या होगा 0 पॉइंट, यहाँ 0 आएगा, 3×3 = 9, ठीक है, फिर 1 0 आएगा, 3×3 = 9, और ये रिपीट होते रहेगा। तो हम लोग मान लेते हैं दो संख्या तक कि 0.33 ये माइनस का है, ठीक है, क्योंकि माइनस था तो माइनस आएगा, और ये 1/2 = 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पहला दूसरा ऑप्शन देखें बी नंबर 0, तो 0 कहीं इसके बीच में आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का नंबर है ये प्लस का नंबर है, इसका मतलब ये है कि इसके बीच में क्या आएगा 0 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अगर -1/6 को देखें तो 6 को अगर डिवाइड करेंगे 1 से, सॉरी 1 को डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या होगा 0.6 कम 6, फिर कितना हो गया 4, फिर यहाँ से आएगा 0, ठीक है, और 6 छक 36, है ना, तो ये क्या होगा कट के 4। अब यहाँ देखें तो ये क्या हो गया 0.16 माइनस का। अब हमको ये बताइए कि -0.33 बड़ा है या -0.16, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अगर ये पॉजिटिव नंबर होता है तो 0.16 और 0.33 में कौन सा बड़ा है, ठीक है। एक्चुअल में देखें 0.33 ये बड़ा होगा, ठीक है, ये बड़ा होगा, लेकिन अगर 0.16 और 0.33 के आगे दोनों के आगे माइनस लग जाएगा तो ये बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर नंबर लाइन पे हम लोग देखें, आप सभी को पता होगा ये 0 है, तो यहाँ कहीं आएगा -0.33 और यहाँ कहीं आएगा -0.16, ठीक है, क्योंकि 0 के नज़दीक वाला नंबर क्या होता है बड़ा होता है, इससे दूर वाला नंबर क्या होता है छोटा होता है, ठीक है। अगर अगला नंबर देखें तो ये क्या है 0.5, ठीक है, तो इसका मतलब 0 भी आ गया, और ये आपका जो -0.16 है किसके बराबर है 1/6 के बराबर, ठीक है, ये क्या है -1/6 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि -1/6 भी क्या होगा इसके बीच में होगा, तो हमें क्या बताना है इसके बीच में कौन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग थर्ड नंबर देखें, ठीक है, इसको हम लोग हटा रहे रफ कर रहे हैं, ठीक है। अगर 1/3 देखें तो 1/3 = क्या होगा, आप सभी को पता है कि 0.333 होगा, और ये जो है सो 1/2 क्या है
ये 1/2 यहाँ आएगा, ठीक है, 1/2 यहाँ आएगा, 1/2 इक्वल टू क्या हो गया 0.5, और ये कितना है -1/3 यानी 0.33, और ये हमारा कहीं जीरो होगा, ये 0.33 कहाँ आएगा बताइए 0.5, तो इससे पहले ही आएगा, तो लगभग यहाँ 0. क्या आएगा 33 आएगा, तो इसका मतलब ये भी इसके बीच में ही आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अगर डी ऑप्शन पे हम लोग नज़र डालें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा और ये भी कटेगा 3, तो ये क्या आ गया -1/3, तो एक्चुअल में देखें तो ये -1/3 जो है वो यही लिखा हुआ है -1/3, ठीक है, यही लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये इसके बीच में नहीं, ये खुद ये नंबर है वही, ठीक है, ये इसके बीच में नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, हाँ ठीक है। अब आपको यहाँ इसमें ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि ए बी सी को छोड़ के डायरेक्ट अगर हम लोग डी को पहले सॉल्व किए होते, ठीक है, तो हमारा आंसर एक ही बार में मिल जाता कि डी ऑप्शन जो है वो -1/3 और 1/2 के बीच में नहीं है, ठीक है। चलिए, हमें भले यहाँ बताने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में सॉल्व कीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है। चलिए, अगला है दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो अगर आप ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं तो आप सभी को पता होगा कि कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमित रूप से अनेक, ठीक है, यानी अनंत बोल सकते हैं, या तो अपरिमित दे देगा या तो बोल देगा अनेक परिमेय संख्याएं, ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, अनेक परिमेय संख्याएं, या तो ऑप्शन दे सकता है अनंत भी दे सकता है, ठीक है, अनंत, ठीक है, तो ये कोई भी ऑप्शन मिल सकता है ना। तो यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। जब आप क्लास 9th में जाएंगे तो वहाँ आप इसको बहुत ही अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, ठीक है, और कुछ दिन के बाद में तो 9th में जाना ही है ना। चलिए, अगला सवाल है, अगला सवाल ये है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। जैसे अगर हम एक सवाल पूछें कि 5 में क्या गुना करें जो हमें 1 मिल जाए, 5 में क्या गुना करें जो हमें क्या मिल जाए 1, तो आपका जवाब होगा 1/5, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 बच गया, तो ऊपर गुना हो गया 1 गुना 1 1 आ जाएगा, और नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा 1, तो 1/1 बराबर क्या होता है 1 ही होता है। तो इसका मतलब कोई अगर ए में, ठीक है, ए में कोई संख्या गुना करके अगर 1 प्राप्त करना हो तो आपको सीधा सीधा क्या गुना करना है, ए में 1/a को गुना कर देना है, ठीक है, तो आपको कितना मिल जाएगा 1। ये तो हो गया हमारा कोई एक जैसे पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें परिमेय संख्या के बारे में, तो अगर a/b दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है a/b, और पूछ रहा है कि इसमें क्या गुना करें जो हमें 1 प्राप्त हो जाए, तो जस्ट इसका व्युत्क्रम को गुना कर देना, ठीक है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम को। तो b/a को जब गुना करेंगे तो क्या होगा 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर यहाँ देखें तो 7/23 है, ठीक है, तो जब a/b को हम लोग क्या किए b/ यानी b को ऊपर ले गए और a को नीचे किए, तो इसका मतलब इसमें भी क्या गुना करना पड़ेगा 23/7, तो हमें क्या मिल जाएगा 1, क्योंकि ये 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा और ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 7/23 में हमें क्या गुना करना पड़ेगा 23/7, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी राइट आंसर, ठीक है। चलिए, हम लोग बिल्कुल ही आराम से पढ़ेंगे इसी तरह से धीरे धीरे, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए और आप अपने एग्जाम में एकदम 40 में से 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है 3/4 का व्युत्क्रम होगा। ये हम लोग पहले क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि अगर a/b लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या गुना करेंगे, यानी इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है b/a, तो इसका मतलब 3/4 लिखा हुआ है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 4/3, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है 1/2 का समतुल्य होगा, तो 1/2 का समतुल्य क्या होगा, ठीक है। समतुल्य का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है तो उसको क्या किया बार बार गुना करके या बार बार ऐड करके लिखा गया, ठीक है। तो जैसे 1/2 है तो इसका जैसे समतुल्य क्या क्या हो सकता है, 1/2 है तो इसमें अगर गुना हम लोग 2 से कर दें ऊपर और नीचे, हमें एक चीज पता होना चाहिए आपको
कि जो भी संख्या गुना या भाग करते हैं, सिर्फ गुना और भाग में, जोड़ और घटाव में नहीं, ठीक है, सिर्फ गुना और भाग में अगर यहाँ जो संख्या ऊपर अंश में गुना करते हैं वही संख्या में नीचे हर में भी गुना करना होता है, ठीक है। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2/4। इसी तरह से 1/2 में हम लोग यहाँ 3 से गुना करेंगे अंश में और हर दोनों में, तो ये क्या होगा, 3/6। तो ये सब संख्या जो दिख रहा है वो क्या है, इसका समतुल्य संख्या है, ठीक है। तो हमें समतुल्य संख्या निकालने के लिए इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जो ऑप्शन दिया हुआ है, अगर यहाँ नंबर छोटा दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ उससे हमें दिख रहा है कि बड़ा है, यहाँ 1 का डबल है और यहाँ क्या है, 2 का डबल, तो इसको हम लोग कैंसिल करके देखेंगे। अगर ये 1/2 आ गया तो वही हमारा क्या होगा, आंसर। जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी एक बार में कटेगा और ये 2 बार में, ठीक है, 2 से जब काटेंगे तो ये 1/2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये आपको पता है, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको कमेंट करके इसलिए लिखने हम बोलते हैं ताकि जो चीज़ आप लिखिएगा, ठीक है, वो आपको याद हो जाएगा, है ना। और जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है, और उसे सॉल्व करते रहिए। जितना ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा मैथ्स आपका उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो 4/3 का कितना होगा गुणात्मक प्रतिलोम, 3/4, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ लिखा है गुणात्मक, गुणात्मक का मतलब होता है गुना, ठीक है। गुणात्मक का मतलब क्या होता है, गुना। और प्रतिलोम मतलब क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स, ठीक है। इनवर्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इनवर्स, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब 4/3 इसका मतलब समझ लीजिए कि 4/3 लिखा हुआ है तो इसमें कौन ऐसी संख्या गुना करेंगे जो एक आ जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। यानी ए बाय बी में अगर हम लोग बी बाय ए को गुना कर देंगे तो ये हमारा क्या देगा, रिजल्ट 1 देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हुआ है। लेकिन अगर यही हमारा एडिटिव इनवर्स दे देगा, ठीक है, अगर एडिटिव इनवर्स मतलब हो गया आपका जैसे ठीक है, एक सेकेंड, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है आपका, ठीक है, अभी ध्यान से उठ गया, ठीक है, अभी जब आएगा क्वेश्चन तब हम लोग उसको वहाँ सॉल्व करेंगे, है ना। अभी आपको ये याद रखना है कि एडिटिव इनवर्स और एक होता है सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एक होता है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक परिमेय संख्या इसमें बताना है। तो धनात्मक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, है ना। धनात्मक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, यानी जो भी संख्या धनात्मक है उसके आगे माइनस हम लोग नहीं दिखाते। तो यहाँ देखिए माइनस है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसमें एक माइनस है, ये भी नहीं होगा। आपको एक चीज याद होना चाहिए, एक चीज पता होना चाहिए कि अगर -a लिखा हुआ है और -b लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा धनात्मक नंबर होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है अंश और हर दोनों में अगर ये नेगेटिव नंबर है तो ये कैंसिल होके क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। हालांकि इसको काटते नहीं है, लेकिन इसको हम लोग ये जानते हैं कि ये माइनस और माइनस है तो दोनों जगह से माइनस कैंसिल होके ये पॉजिटिव नंबर बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर -a/b है तो ये नेगेटिव नंबर होगा, क्या होगा, नेगेटिव नंबर। अगर ये a बाय माइनस भी रहेगा तब भी ये क्या होगा, नेगेटिव नंबर। लेकिन अगर -a और -b है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, यानी धनात्मक संख्या। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ऋणात्मक संख्या, और ये हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या। क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, 4/5, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, धनात्मक संख्या। चलिए अगला सवाल है, -9 का योज्य प्रतिलोम है। तो -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है। तो योज्य सॉरी देखिए, अब यहाँ जो एडिटिव इनवर्स हम बोले थे उसका मतलब क्या होता है, योज्य प्रतिलोम, ठीक है। उस समय ध्यान से थोड़ा निकल गया था, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। और गुणात्मक प्रतिलोम को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो अब योज्य प्रतिलोम बोलेगा तो इसका मतलब ये है कि कोई संख्या अगर a दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें हमें ऐड करना होता है और ऐड करके कितना लाना होता है, 0। अगर यहाँ a में क्या जोड़ेंगे जो 0 होगा तो इसको क्या बोलेंगे, योज्य प्रतिलोम। तो a में अगर हम लोग -a को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, योज्य प्रतिलोम, ठीक है। यानी a का योज्य प्रतिलोम -a हो जाएगा और -a का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम पूछे 3,
तो 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यानी 3 में हम लोग क्या ऐड करेंगे जो हमें 0 दे देगा। तो इसका मतलब ये है कि -3 ऐड करेंगे, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 में पूछे क्या ऐड करेंगे जो हमारा क्या होगा 0, तो इसमें -7 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल होके क्या होगा 0। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर दे दे तब क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, माइनस, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है -9, तो -9 में हम लोग क्या ऐड करेंगे जो हमें क्या दे दे 0। तो -9 हमारा क्या हो गया, a के बराबर हो गया। अब हमें क्या रखना है, -a रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसके आगे भी क्या लगेगा, ये पूरा -9 क्या है, a है। ठीक है, अब इसके आगे क्या लगाना है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देना है। ठीक है, अब हमें पता है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस का 9। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर माइनस का नंबर है तो प्लस का रखना है, और प्लस का नंबर है तो क्या रखना है, माइनस का नंबर। तो यहाँ क्या होगा 9। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 0, जिसका ऑप्शन क्या होगा, सी, राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या है। तो 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है ना। तो समतुल्य परिमेय संख्या का मतलब होता है कि इसके समतुल्य होना चाहिए, यानी इसको ऑप्शन से अगर सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, 1/3 देखिए क्या सॉल्व करने से, जैसे यहाँ ऊपर हमें क्या लाना है 2, तो अगर यहाँ 2 लाने के लिए हम लोग इसमें 2 गुना करें तो नीचे भी उतना ही से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/6, क्या 2/5 आ रहा है, नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अगर इसको देखें तो 4 है और 10 है। ठीक है, तो 4 और 10 है तो यहाँ हमें 2 लाना पड़ेगा। तो अगर ऊपर में 2 से डिवाइड करें और नीचे भी 2 से डिवाइड करें तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ 2 से जब 10 को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो यहाँ क्या होगा 5। तो इसका मतलब ये हमें 2/5 दे रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, राइट आंसर। ठीक है, हमें जहाँ गुना करना पड़ेगा वहाँ गुना करेंगे, जहाँ हमें भाग करने का जरूरत पड़ेगा वहाँ भाग करेंगे, लेकिन जोड़ और घटाव नहीं करना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज में नहीं लगता है, आप सभी को ये पता होगा। चलिए अगला सवाल है, 5/9 प्लस -8/9 का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सीधा सीधा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 5/9 प्लस -8/9, तो ये 9 हो गया। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो एलसीएम कितना आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 5 प्लस -8। ठीक है, अब ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर, तो 5 में से 8 नहीं घटेगा, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा 3, लेकिन 8 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे क्या होगा 3। अब यहाँ देखिए -3/9 जो है सो कहीं नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये है कि माइनस का नंबर एक ही दिख रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर वैसे लगा सकते हैं। लेकिन अगर सॉल्व करना है तो यहाँ सॉल्व कीजिए, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो क्या आ गया -1/3। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन वैसे सही है। ठीक है, हालांकि इन तीनों में माइनस नहीं था तो हम लोग यहाँ से भी सॉल्व करके बता सकते थे कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल सॉल्व कीजिए जल्दी से। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें गुना दे दिया। ठीक है, तो गुना दे दिया तो इसको और आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 बटे क्या है -5 प्लस माइनस, सॉरी गुना है ना, मल्टीप्लीकेशन है, तो /3। तो आप सभी को पता है ये माइनस से माइनस पहले कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से भी 5 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 1 हो गया, यहाँ ऊपर भी 1 बचा, और इस 3 से ये 3 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 1 इंटू 1, और नीचे भी क्या हो गया 1 इंटू 1। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1, नीचे भी 1, तो इक्वल टू क्या हो गया 1। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, -5 का योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम में बोले थे कि अगर यहाँ नेगेटिव नंबर है तो इसका पॉजिटिव नंबर क्या होगा, योज्य प्रतिलोम होगा। ठीक है, तो 5/9 का क्या होगा, 5/9, यही होगा ऑप्शन नंबर बी, ये माइनस का ये प्लस का। ठीक है, ध्यान रहे योज्य प्रतिलोम में a/b का b/a नहीं कर देना है। ठीक है, ये गलत है, लेकिन इसको गुणात्मक प्रतिलोम में कर सकते हैं। योज्य प्रतिलोम में नंबर वही रहेगा। ठीक है, नंबर वही रहेगा, सिर्फ माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अगला सवाल है 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, गुणात्मक, तो गुणा करना है का मतलब क्या है कि यहाँ एक आना चाहिए। ठीक है,
गुणात्मक प्रतिलोम मतलब गुणा करके, यानी इस संख्या में क्या गुना करेंगे, जो गुना करके क्या आएगा 1। इसका मतलब ये कि इसका रेसिप्रोकल को गुना करेंगे तो 8/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, ना ही पूर्ण संख्या होगा, ना ही अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और प्राकृत संख्या होगा लेकिन कभी कभी, पूर्ण संख्या भी होगा कभी कभी, लेकिन ऑप्शन बी तो एकदम नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, परिमेय संख्या होगा। अगला है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। अब इसमें बताना है कि कौन ऐसा परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो अगर हम लोग पहला ऑप्शन चेक करें, ठीक है, तो अगर इस सी में देखें तो सी में क्या है, जीरो, तो जीरो का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/0। ठीक है, तो इसका मतलब 1/0 क्या डिफाइंड है, ये अपरिभाषित है। ये क्या है, अपरिभाषित है। ठीक है, अपरिभाषित होने के कारण क्या होगा, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब जीरो जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, एक हम लोग दो को चेक कर लेते हैं। तो दो का अगर हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम निकालें तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 बराबर कितना होता है, 0.5 के बराबर होता है। तो क्या 2 और 0.5 बराबर है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर ए, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसको चेक करें तो एक गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/1 होगा, और 1/1 बराबर हमें पता है कि एक ही होता है। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है सेम आ रहा है। इसी तरह से -1 का चेक करेंगे तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/-1 होगा, और 1/-1 बराबर क्या होगा, माइनस का 1। तो ये भी दोनों क्या है, एक ही है। तो इसका मतलब परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है वो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसको एकदम ध्यान से समझना है, इसको याद ही रख लेना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, और इसका आंसर जो है सो कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, सवाल क्या है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, साउंड बहुत कम आ रहा है आपका, सर आपका आवाज बहुत कम आ रही है। ठीक है, एक सेकेंड, अभी ठीक आ रही है आवाज, अभी आवाज ठीक आ रही है। चलो, चलिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, साउंड इज वेरी लो सर, इस साउंड का क्या करें, साउंड तो ठीक है, आप अपना फोन में चेक कीजिए। चलिए, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, अभी हम लोग पहले क्वेश्चन में बात किए कि कोई ऐसा संख्या जैसे जीरो, तो जीरो का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/0, और हमें पता है कि 1/0 जो है वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, अपरिभाषित होता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो इसका मतलब जीरो एक ऐसा संख्या है जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, ये आपको पता है ना। चलिए, तो अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में -5 से छोटी संख्या है। तो -5 से छोटी संख्या कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, और अगर आप प्रिया हैं तो आपको ये पता होगा कि आपने इस सवाल में बहुत सारी गलती की हुई थी टेस्ट में। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या है, जैसे निम्नलिखित में -5 से छोटी संख्या है। तो -5 से छोटी संख्या क्या है, आपको पता है कि अगर माइनस नहीं होता तो छोड़िए, माइनस नहीं होता सिर्फ 5 होता तो 5 से छोटी संख्या क्या होता। अभी हम भूल जाते हैं कि इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है, और इसमें भी माइनस है। ठीक है, और इसमें भी माइनस है, मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि 5 से छोटी संख्या कौन सा है, 5 से छोटी संख्या कौन सा है। तो 5 से छोटी संख्या क्या है, एक 4 है, एक 3 है, और एक क्या है, 0 है। ठीक है, और जो 8 है वो क्या है, 5 से बड़ी संख्या। लेकिन माइनस लगते ही ये जस्ट उल्टा हो जाता है। आपको बताए थे कि अगर 5 और 6 में देखें तो अभी 6 बड़ा है,
लेकिन अगर यही 5 और 6 में दोनों के आगे माइनस लग जाएगा तो -5 क्या होगा, बड़ा। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ माइनस अब हटाते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये 5 से जो छोटी संख्या है वो कौन सा है, 1 2 3 है, लेकिन ये छोटी संख्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है ना। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि 5 प्लस खाली स्थान बराबर 5, यानी इस खाली स्थान में क्या होगा जो 5 के बराबर आएगा। तो ये सीधा सा एडिशन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि 5 में 0 को जोड़ेंगे तभी तो 5 आएगा। अगर 5 में 5 जोड़ देंगे क्या होगा 10 हो जाएगा। 5 में अगर 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 में 1/5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26/5 हो जाएगा। तो इसका मतलब 5 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है -6 + 6 बराबर क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब ये a प्लस क्या लिखा हुआ, -a। तो हम बताए थे कि अगर कोई संख्या और वही सेम संख्या का व्युत्क्रम लिखा है और इसका योज्य प्रतिलोम बोलते हैं इसको, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, 0। इसका मतलब -6 और +6 = क्या होगा, 0, राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है a + b बराबर b + a कहलाता है। तो आपको ये बताना है कि a + b बराबर b + a क्या कहलाता है। जोड़ का क्रम विनिमय नियम, जोड़ का साहचर्य नियम, जोड़ का वितरण नियम, ठीक है। तो आपको ये पता है कि a + b = b + a = क्या होता है, जोड़ का क्रम विनिमय गुण, ठीक है, यानी एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अच्छा जोड़ का साहचर्य नियम क्या होता है, इसमें 3 नंबर हमें आवश्यकता होती है कि a + b + c अगर लिखा हुआ है तो ये बराबर होता है a + b + c, ठीक है। यानी ये जो ब्रैकेट है पहले बाद में अगर आएगा तो बाद में क्या होगा, पहले आएगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है कि a + b + c = a + b + c, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है, दोनों सही है। या तो पहले ब्रैकेट आए या तो फिर बाद में ब्रैकेट आए, ठीक है, दोनों सही है। तो इसका ये क्या हो गया, जोड़ का साहचर्य नियम। लेकिन जोड़ का वितरण नियम है, ये बोलता है कि अगर a + b a × b + c है तो ये जो बराबर होगा वो a × b + a × c के बराबर अगर है तो इसको बोलते हैं जोड़ का वितरण नियम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हो सकता है आपको ये तीनों में से कोई भी दे सकता है, ठीक है। बाकी दो तो आपको मैंने बता ही दिया है ना, योज्य प्रतिलोम और एक गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है, यानी छोटा से बड़ा जाना, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो 1/6 और 1/6 दोनों में है ना। अब इन दोनों में देख लेते हैं कि बड़ा कौन है छोटा कौन। तो इसको बड़ा और छोटा पता करने के लिए आपका एक सीधा सा फंडा ये है कि अगर 1/6 और 2/9 है, ठीक है, तो इसको यहाँ जाके गुना कर देना है और इसको यहाँ जाके गुना कर देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 और यहाँ क्या हो जाएगा 6 दूना 12। तो इसका मतलब इधर जाके क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 2/9 बड़ा है, ठीक है। तो इसका दोनों का क्रम सही है, दोनों का क्रम क्या है, सही है, ठीक है, दोनों का क्रम एकदम से सही है ना। चलिए तो आपको यानी 1/6 पहले आएगा और बाद में क्या आएगा, 2/9 ही आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का थोड़ा सा क्रम देख लेते हैं कि 1/2 बड़ा है या 4/3। तो 1/2 और 4/3 में इसको इस साइड जाके गुना कर देना, इसको इस साइड जाके गुना कर देना, तो इधर 3 हो गया, इधर क्या हो गया 8। तो इसका मतलब ये 8 बड़ा है, इसका मतलब ये क्या, ये भी ठीक है, ठीक है। ये इधर ही होगा, ये इधर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि ऑप्शन डी हमारा एकदम से नहीं होगा, है ना। और 1/6 अब हमें ये चेक कर लेना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो यानी 2/9 और 1/2 में कौन सा बड़ा है। तो इसको इधर गुना करेंगे तो क्या होगा 4 और इसको इधर गुना करेंगे तो क्या होगा 9। तो इसका मतलब ये इधर बड़ा है। तो इसका मतलब ये सही है कि 1/2 और 2/9 ये लिखा हुआ जो ऑर्डर ये सही है। तो इसका ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। और अगर आप इस तरह से सॉल्व नहीं करने जानते हैं या नहीं समझ में आया है तो इन चारों का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 6 9 2 और 3, ठीक है।
तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 3 बार में डिवाइड हो जाएगा पूरा। तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा 3 एकम 3। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखें तो ये अभी 2 से फिर से कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये 1 1, इसको गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 तिया 18, तो एलसीएम क्या आ गया 18। ठीक है, अब हर जगह नीचे 18 लाना है। ठीक है, नीचे क्या लाना है 18। तो 1/6 में अगर देखें तो नीचे में क्या गुना करेंगे जो 18 आएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि 3 से गुना करेंगे क्या होगा 18। तो अगर हम लोग हर में क्या किए 3 से गुना किए तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आएगा 3/18। इसी तरह से यहाँ 2/9 अगर देखें, ठीक है 2/9, तो 2/9 में यानी 9 में क्या गुना करेंगे 2, तो यहाँ 18 हो जाएगा। और यहाँ भी तो 2 से गुना करना पड़ेगा तो ये 4। ठीक है, और इसी तरह से अगर 1/2 देखें तो नीचे क्या लाना 18, तो यहाँ कितना गुना है 9 गुना, तो यहाँ भी 9 से गुना होगा। इसी तरह से 4/3 देखें तो इसमें यहाँ 18 लाएंगे तो ये 18 कितना गुना है 6 गुना, तो यहाँ 6 से गुना करेंगे तो 24। तो अब नीचे देखिए 3/18 हो गया, उसके बाद इसको यहाँ लिखेंगे तो 4/18 हो गया, उसके बाद 9/18 हो गया, उसके बाद 24 बटे क्या हो गया 18। तो ये जो मान है वो किसका है 2/9 का, ये मान किसका है 1/2 का। ठीक है, सॉरी ये जो है सो 1/6 का मान, ये 1/6 का है, और ये किसका है 2/9 का, ये किसका है 1/2 का, और ये किसका है 4/3 का। अब ध्यान से देखिए नीचे अगर हर समान होता है तो ऊपर का जो नंबर बड़ा होता है वही बड़ा नंबर होता है। तो 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 24। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर है वो एकदम सही है। तो इसी तरह से इसका ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ए में देखें तो उस तरह से ऑर्डर नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, हालांकि नंबर सब सेम दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया। ठीक है, तीसरा तरीका एक पॉइंट वाला है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए ये 2 नियम आपको याद रखिए, सबसे बेस्ट है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अवरोही क्रम में है। अब इसका मतलब ये है कि घटते क्रम में जाना है, यानी सबसे बड़ा आएगा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अगर ध्यान से देखें तो ये 3 जो है सब में दिया हुआ है। ठीक है, 3 सब में दिया हुआ है ना। अब हमें यहाँ देखना ये है कि ये 3 जब दिया हुआ है तो सबसे बड़ा यही नंबर होगा। ठीक है, अगर इससे छोटा देखें तो ये 11/6 है। ठीक है, अगर ये ठीक 12 होता है, मान लेते हैं कि 11 की जगह क्या होता है 12, और यहाँ 6 होता, तो इसका मतलब ये 2 के बराबर आता, लगभग 2 के बराबर। लेकिन हमको लग रहा है ये 1 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, 1.9 के आसपास है ना। तो यहाँ ध्यान से देखें तो ये 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा, और इसको देखें 8/3 को, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6, और पॉइंट के बाद क्या आएगा 666 आएगा। तो इसका मतलब ये 2 है, ये 1.9 के आसपास है, 2.666। इसका मतलब ये है कि 8/3 जो है वो 11/6 से बड़ा है। तो इसका मतलब 3 के तुरंत बाद क्या आना चाहिए 8/3। तो 3 के तुरंत बाद 8/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हम लोग यही ऑप्शन सही मानेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है राइट आंसर है। ठीक है, यही नंबर क्या है हमारा सबसे छोटा नंबर, सॉरी यानी बड़ा से छोटा नंबर। ठीक है, यानी घटते हुए क्रम में। चलिए अगला सवाल है, कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है। अभाज्य युग्म मतलब ये पहले समझिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो संख्या स्वयं से और एक से विभाजित हो, और कम से कम और अधिक से अधिक। ठीक है, ये भी कंडीशन है कि कम से कम और अधिक से अधिक सिर्फ कितना होना चाहिए 2 गुणनखंड होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, और 15 और 17 में देखें तो 15 का जो गुणनखंड है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। तो ध्यान से देखें तो इसका कितना गुणनखंड है 4 गुणनखंड, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। 23 और 25 में देखें तो 25 का 1 से भाग लग जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा, यानी 5 इसका गुणनखंड है, और 25 तो यहाँ 2 से अधिक हो गया गुणनखंड, तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी नहीं होगा। इसी तरह से डी में देखें तो 55 जो है सो 11 से भी विभाजित हो रहा है, 1 से भी विभाजित हो रहा है, 5 से, और इससे सिर्फ 55 से, यानी इसका 4 गुणनखंड है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो आप सभी को पता है कि 17 और 19 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा अभाज्य युग्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर। अगला सवाल है 0.3 इंटू 0.3 का गुणनफल होगा। ठीक है,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि 0.3 को हटाइए पहले। 0 3 गुने 3 अगर कर लें तो कितना आएगा, 9 आएगा। और सबके पीछे हमें 9 दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या यहाँ है, और पॉइंट के बाद यहाँ भी कितना है, एक संख्या। तो यानी पॉइंट के बाद एक संख्या यहाँ हो गया, एक संख्या यहाँ हो गया, तो दो संख्या हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आंसर में जो है सो पॉइंट के बाद हमारा दो ही संख्या होना चाहिए इस साइड में, ठीक है, राइट साइड में। तो यहाँ देखें तो पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखें तो पॉइंट के बाद दो संख्या आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, ठीक है। अगर ठीक इसी तरह से अगर आंसर जैसे मान लेते हैं कि सवाल ऐसे पूछते हैं कि 0.03 इंटू 0.04, ठीक है, तो हमें आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, हमें पता है कि 4 गुना 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 गुना 3 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद दो संख्या और यहाँ भी पॉइंट के बाद दो संख्या, तो यहाँ हमें टोटल 4 संख्या चाहिए पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद हमें ये दो संख्या मिल रहा है और दो संख्या और खुद से 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है 10 भागा -5 का सही मान क्या होगा। तो बस इसको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है। तो 10 भागा क्या लिखा हुआ, माइनस का 5, है ना। हमें पता है कि जब भागा को गुना में बदलेंगे तो ये हमारा पूरा नंबर जो है सो नीचे आएगा, तो -5 नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो ऊपर क्या हो गया, 3 गुना 1, और नीचे यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कितना है, -1, ये माइनस भी आएगा साथ में यहाँ, ठीक है। तो ये -1 हो गया। तो 3/-1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, -3। और -3 जो है हमें ऑप्शन में, सॉरी यहाँ 10 है, ठीक है, यहाँ 15 नहीं है एक्चुअल में, यहाँ हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हुए हैं, है ना, यहाँ से। चलिए इसको हटाते हैं पूरा। ये क्या है, 10 भागा -5, ठीक है। तो ये 10 गुना क्या होगा, 1/-5, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 2/-1 यानी -2। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है, 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है। आपको ये बताना है कि 1/2 और 1/4 के बीच में इसमें चारों ऑप्शन में से एक संख्या कौन सा होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखें तो ये 2/8 क्या है, 1/4 है, तो इसके बीच में तो नहीं है। ये 1/4 खुद वही संख्या है, तो ऑप्शन डी तो पहले ही नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होगा। अब यहाँ देखें तो 3/8 को चेक कर लेते हैं, है ना। तो 1/2, एक्चुअल में इसको थोड़ा सा इसके बीच के नंबर को निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमें पता होता है कि हाफ इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कि कोई दो नंबर यानी ए और बी के बीच में दो संख्या निकालना है तो हाफ इंटू क्या होता है, ए प्लस बी। अगर इस फॉर्मूले से हम लोग लगा के निकालें तो हाफ इंटू ए की जगह क्या है, 1/2, प्लस बी की जगह क्या है, 1/4। बस इसको यहाँ हाफ रहने देना है, इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 + 1, एलसीएम तो आप लोग को आता ही होगा, है ना। तो ये 1/2 इंटू क्या हो गया, 3/4। अब बस इसको गुना करेंगे तो 3 बाय क्या होगा, 8। ये नीचे नीचे गुना होगा, ऊपर ऊपर, तो 3 गुना 1 3 हो गया, और 4 गुना 2 कितना हो गया, 8। तो ये क्या हो गया, 3/8। इसका ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग भी निकाल सकते हैं ना। चलिए अगला सवाल है, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो कहलाता है। तो अभी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो एक और स्वयं से विभाजित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। डेफिनेशन क्या करना है, याद रखना है ना। चलिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q जो है वो, सॉरी p और q जो है सो इंटीजर होना चाहिए, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और सह अभाज्य संख्या में हमें दो संख्या चाहिए जिसका HCF क्या होना चाहिए, दोनों संख्या का HCF 1 होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए अगला सवाल है,
ऐसी संख्याएं जिसे p बाय क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है कहलाता है। अभी हम लोग इसको डिस्कस किए, ठीक है, अभी यही जस्ट 32 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा परिमेय संख्या। जिसे p बाय क्यू के फॉर्म में व्यक्त किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। हालांकि ये आधा अधूरा डिफिनेशन है, इसमें और देना चाहिए कि p और q क्या है, इंटीजर होगा यानी पूर्णांक होगा, ठीक है, और साथ ही साथ q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण संख्या का संग्रह है। तो पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या का संग्रह है। तो पूर्ण संख्या को हम लोग W से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर आपको पूर्ण संख्या का डेफिनेशन याद होगा तो आप इसका आंसर जरूर बता पाएंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, ठीक है। हालांकि पूर्ण संख्या का जो डेफिनेशन होता है आप सभी को पता है कि वैसी संख्याएं जो शून्य से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या का संग्रह जिसमें अगर प्राकृत संख्या में हम लोग शून्य को सम्मिलित कर दें तो वो क्या होता है, पूर्ण संख्या का संग्रह बनाता है, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। और ये जो है वो किसका है, ये प्राकृत संख्या, ये क्या है, प्राकृत संख्या। और ये जो आपको दिख रहा है वो कौन सा है, ये क्या है, पूर्णांक, है ना। ये क्या है, पूर्णांक, जिसको इंटीजर बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं, प्राकृत संख्या को एन से। और ये जो है वो क्या है, विषम संख्या, ये क्या है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर को हालांकि कोई नंबर से हम लोग डिनोट नहीं करते वैसे, ठीक है। चलिए, अगला संख्या है, अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या 0 होती है, नहीं, ये क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ये 10 भी नहीं होगा, 1000 भी नहीं होगा, आपको पता है। अभी यहाँ देखकर इसमें देखें, ये क्या है, प्राकृत संख्या, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 1 है। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे, डी राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो एक ही इकलौता संख्या है, ठीक है। सम अभाज्य संख्या इकलौता क्या है, 2, यानी एक सम भी है और एक क्या है, अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। सम के साथ साथ एक अभाज्य संख्या भी है। इसके आगे कहीं भी आपको सम संख्या नहीं मिलेगा, अभाज्य संख्या तो मिलेगा लेकिन सम संख्या 2 के अलावा और कोई नंबर अगर होगा तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये इकलौता एक नंबर है जो 2 क्या है, एक सम संख्या और अभाज्य संख्या भी है। अगला क्वेश्चन है कि शून्य का व्युत्क्रम होगा। तो शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा, अपरिभाषित है। हम लोग ये शुरू से डिस्कस करते हुए आए हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में ये हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो कहलाती है। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो वो क्या कहलाती है, आप सभी को पता है, क्या कहते हैं इसको, सम संख्या, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, गिनती की संख्या को कहते हैं, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या इसको कहते हैं, ठीक है। ये सब डेफिनेशन आपको याद रहेगा तो आप लोग एग्जाम में इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकेंगे। अगला सवाल है, यदि एक में एक घटा दिया जाए तो वह क्या कहलाएगी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या, ठीक है। तो अगर एक में एक को घटा देंगे तो क्या होगा, 0, और 0 क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये टोटल आज 40 क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, चैप्टर 1 से रिलेटेड, ठीक है। यानी चैप्टर 1 जो क्लास 8 का एमसीक्यूज है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना। और ये भी उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अभी क्लास 8 में हैं, ठीक है, ताकि उनको भी अपने एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिल सके, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लाइव सेशन जो है सो 3 बजे से चलता है, ठीक है। जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे लाइव में वो कितना बजे होगा, 4 बजे होगा, ठीक है। कितना बजे होगा, 4 बजे होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।